हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं मंजू चौधरी आप सभी के सामने फिर से बुनियाद बैच की जो थर्ड क्लास है, चूंकि पॉलिटी एनसीईआरटी से हमने स्टार्ट किया है, सो आज हम थर्ड जो अपना टॉपिक है वह पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के तत्व। तो अब तक हमने बात की विविधता क्या होती है और उस डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव पैदा होता है वह किन आधारों पर होता है, कास्ट बेस या जब हम रिलीजन की बात करते हैं तब हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वह करते हैं। एंड देन उसके बाद हमने बात की कि जो गवर्नमेंट है वह क्या है, गवर्नमेंट जो है वह क्या है, और अब तक कुछ क्वेश्चंस जो है वह हमने सॉल्व किए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ एंड साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आई होप आप सभी को ये सेशंस काफी पसंद आ रहे होंगे, आप सभी के कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी सजेशंस हैं आप प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे हमारी टीम जो है वह आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं एंड आपके जो भी इश्यूज हैं उसको हम कंसीडर कर पाए। सो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास 3 की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो टॉपिक टू बी कवर्ड क्या हम करने वाले हैं, तो आपके कुछ स्टूडेंट के डाउट, कमेंट एंड आंसर्स, ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स अभी तक देखे गए हैं पुराने 2 वीडियोस में उसके कुछ आंसर्स में बीच बीच में आपसे करती रहूंगी। एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे बीच में। की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, हम देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री खुद को लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कह रहा है तो क्या उसके की एलिमेंट होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बेसिक शर्तें हैं जो उस देश को पूरी करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, नीड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है, भागीदारी, नीड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, बिकॉज ऑफ हमने इस क्लास की जो भाषा, जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स बाइलिंगुअल रखी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आप सभी के पास एनसीईआरटी जो है वह अवेलेबल होंगी। देखो, वैसे हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप इससे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर से रिलेट करके। सो मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम आप ऑनलाइन पढ़ ले, ऑफलाइन पढ़ ले, तो यहाँ पर आप हार्ड कॉपी जो है इसे ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है। सो इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता एंड न्याय जो है वह क्या है उसे हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत में देखो, मैं अपनी हर क्लास में आपको एक ओवरऑल जो व्यू है वह दे देती हूँ कि पॉलिटी की आपकी जो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, 2 एंड 3, देन लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 एंड 2, ये आपका 9th एंड 10th का एनसीईआरटी है। 11th का है आपका राजनीतिक सिद्धांत, 12th का है आपका भारत का संविधान। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो ज्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको अगर ये लगता है कि मैम कोई 1 या 2 ऐसी एनसीईआरटी बता दीजिए जो हम पढ़ ले, सारी हमें ना पढ़ना पड़े, तो फिर बच्चों आप ये वाली जो है ये दोनों पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ, याद रखना कि आपने एक रिस्क ले लिया है, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें जो यहाँ पर अवेलेबल है वो आगे आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो आपका अपना रिस्क है ये। 11 और 12 वाला जो है समकालीन विश्व राजनीति या स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। तो ये वाली जो क्लासेस आपकी एनसीईआरटीज है क्लासेस की, वो आपको पढ़नी है। सो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, डाइवर्सिटी क्या है, हमने जाना था कि डाइवर्सिटी कब होती है, जब लोग अलग होते हैं बहुत तरीके से, चाहे उनका रिलीजन हो, चाहे उनका कम्युनिटी हो, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, उनकी भाषा हो, उनका पहनावा हो, ये बहुत सारे ऐसे आधार हमने देखे थे जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से विविध हैं। लेकिन आगे हमने ये जाना कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की खोज में यह कहा गया था कि जो भारत की एकता है वो कहीं से इम्पोज्ड नहीं है, थोपी हुई नहीं है, बल्कि वो बहुत ही एक गहरा विश्वास है, एक डीपर बिलीव है ना। ये हमने जाना। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो बच्चों हमने जाना था इसमें कि आप जो है प्रेजुडिस, आपके जो पूर्वाग्रह जो है आपकी धारणाएं बन जाती है, स्टेरियोटाइप्स, एंड उसके बाद अब जब आप उस चीज को बिहेवियर में लेकर आते हो तो आपका यही बिहेवियर कैसे आता है, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में सामने आता है। यानी एक दूसरी कम्युनिटी या दूसरी लैंग्वेज या दूसरा पहनावा पहनने वाला व्यक्ति आपसे अलग है, आपसे डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। देन हमने गवर्नमेंट की बात की कि एक हम कह सकते हैं कि लोगों का एक समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनके पास अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की, और डेमोक्रेसी में ये जो अथॉरिटी है वो
वहां के लोग देते हैं, वहां के पीपल्स जो हैं वो देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की। अब आज हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक सजेशन चाहूंगी, प्लीज आप इसको कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सजेशन आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपको कमेंट में सजेस्ट ये करना है कि चूंकि मैं ये सोचती हूँ बच्चों कि आप जो है एक यूनिट को एक साथ ही कवर कर ले, लेकिन इससे वीडियो का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 आवर का लेंथ हो, ठीक है। तो बहुत डीप स्टडी भी हम नहीं करवा सकते, कुछ सीमाएं हो जाती है कि भाई 1 आवर में क्लास खत्म करना है। तो कम से कम ये जो क्लास है वह 1.5 से 2 घंटे की क्या हो सकती है या नहीं, ये मैंने आपके लिए एक कमेंट्स जो है वह छोड़ा है, ठीक है। कि इसका जो टाइम है, क्या आप सभी अगर 1.5 घंटे पर डे का पेशेंस रखते, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास कब खत्म हुई थी, कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई, है ना। बिकॉज ऑफ हम बीच में कोशिश करते हैं कि आपको नोट्स भी पढ़ाए जाएं, आपको कुछ मेन चीजें भी हो, नोट्स मेकिंग भी हो और साथ में बीच में क्वेश्चंस भी हो, है ना, थोड़ा सा लेक्चर भी हो। तो ऐसे करके क्या है कि आपके लिए जो एक रुचि है वह पूरे लेक्चर में बनी रहेगी। सो आप सभी जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो कल हम कंप्लीट करेंगे लोकल गवर्नमेंट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक अच्छा तरीका हो सकता है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठे हैं, जब भी कोई भी टॉपिक, केवल ये टॉपिक नहीं, तो आप शुरुआत में उसमें ये देख ले कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो की एलिमेंट वाला चैप्टर है, इसमें 4 जो टॉपिक है ये हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन, भागीदारी। सेकंड है आपका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समस्याओं का समाधान, ठीक है। बेसिकली समाधानों जो इसका समस्याओं की जगह विवाद ज्यादा सही विषय है, ठीक है, कि जो विवाद है विवादों का समाधान करना, ठीक है। इक्वालिटी, समानता एंड जस्टिस, न्याय। तो इन 4 बातों पर आपका ये जो चैप्टर है वह खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं हम। और शुरू में बच्चों हम सबसे पहले समझेंगे कि जो पार्टिसिपेशन है वह क्या होता है, ठीक है। भागीदारी जो है वह क्यों जरूरी है और क्या है। तो देखो, जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। जो डेमोक्रेसी अपनाएगा, है ना, जो देश डेमोक्रेटिक होगा, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल्स है, वह अपना नेता खुद चुन सकते हैं। तो चाहे उसका तरीका जो है वह डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वोट के माध्यम से लोगों ने अपना नेता जो है वह खुद चुना, वही डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में चुनाव जो है, जब हम बच्चों वोट की बात करते हैं, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी की एक तरह से आत्मा है। क्यों है इसका सोल, डेमोक्रेसी का सोल जो है वह इलेक्शन क्यों है। ये बताओ कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और अगर चुनाव ही उसमें से हटा दिया जाए, तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा डेफिनेटली। सो इसमें बच्चों जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, ये इसका एक मेन की एलिमेंट है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे पास एक जो उदाहरण है सबसे अच्छा, वो आता है साउथ अफ्रीका का। क्योंकि साउथ अफ्रीका का बच्चों जब हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एक लंबे समय के बाद, ये एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा संविधान था, जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूटिव, जो भी बेसिक रूल्स थे, वह बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए थे। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। सो इसलिए इस चैप्टर में आपको साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वह बताया गया है। अब देखिए, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स है वह साउथ अफ्रीका के बारे में बताती हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वह डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बना। तो देखो, कुछ मैं इसके बेसिक बातें हम करते हैं कि जब हम 1806 की बात करेंगे, 1806 में यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको कोरिलेट करने में मदद करेगा। यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी बनता है, ठीक है, 1806 में। तो जैसे इंडिया में ट्रेड करने, व्यापार करने आए थे, है ना, अंग्रेज जो है, वैसे ही हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में ये सेटल होने के लिए भी गए थे, क्योंकि वहां पर जो डायमंड है, जो गोल्ड है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था। तो यहाँ पर बच्चों ब्रिटिश कॉलोनी जो है वह बनने लगे और 1820 तक आते आते
1820 तक आते आते इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स है वह बढ़ने लगे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो नंबर है वह बढ़ने लगे। अब देखो कि अगर साउथ अफ्रीका में इनका नंबर बढ़ेगा तो साउथ अफ्रीका के मूल लोग जो थे बच्चों फ्रेंड्स, वह नॉन वाइट्स थे, है ना, अश्वेत लोग जिन्हें नॉन वाइट्स कहा जाता था। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है बच्चों, ये क्या थे, वाइट्स पीपल, है ना, श्वेत लोग। तो यहाँ पर क्या था, रंग भेद की नीति जो है वह चलती थी और साउथ अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर ही जो शासन है वह चलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि 6 में ये ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पर बनती है और इसका कारण क्या था बच्चों, गोल्ड था और डायमंड था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं वह व्यापार करने के लिए जाते हैं और यहीं पर बसने लगते हैं। अब देखो इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम 1910 तक की बात करते हैं तो इसे स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन ये जो इसको फ्रीडम मिली ना, ये बहुत ही सीमित सी थी, इसकी लिमिट थी, है ना, बहुत ही सीमित स्वतंत्रता मिली, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1961 में जो साउथ अफ्रीका है इसको रिपब्लिक का जो स्टेटस है वह मिला। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये गणराज्य हो गया, ये गणराज्य हो गया। और 1994 की जब हम बात करेंगे तब जाकर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका में बनी। कब, 1994 में साउथ अफ्रीका में पूरे तरीके से एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये बनती है। अच्छा, आपको एक और बात याद होगी, 1893 क्या याद आ रहा है, गांधी जी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो महात्मा गांधी हैं यहाँ पर गए हुए थे ना बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। और आप जब नटाल कांग्रेस और बाकी सब सुनते हैं कि कैसे वहां पर भारतीयों के लिए कुछ स्पेशल ऐसी रंगभेद के आधार पर प्रोविजन कर दिए गए थे और उससे जो गांधी जी हैं इन्होंने काफी वहां पर भी संघर्ष किया। तो यहाँ पर ये आप साउथ अफ्रीका का समझो। लेकिन देखो बच्चों की साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी भूमिका रही इसे डेमोक्रेटिक बनाने में नेल्सन मंडेला की। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा क्या याद रखना कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति का, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था और इसके साथ ही साथ भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। अब आप सोचेंगे कि जो भारत रत्न है, क्या हम भारत के बाहर भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि भारतीय निवासी ना हो? डेफिनेटली दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को क्या है, एक नोबेल पुरस्कार जो है वह भी दिया गया। ठीक है, इन्होंने जो कार्य किया इसके आधार पर, और साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है वह किस तारीख को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो अब देखो आगे हम चलते हैं कि जब हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन हम पहले समझते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका में ऐसी क्या व्यवस्था थी कि इतना लंबा संघर्ष चला। नेल्सन मंडेला बहुत लंबे समय तक जेल रहे और उसके बाद आकर वहां के राष्ट्रपति बनते हैं और इनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई वो एक लोकतांत्रिक देश बनाने में साउथ अफ्रीका को बहुत हेल्प की। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लिखिएगा इसको, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका की तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, नोट करना है आप सभी को, प्लीज पेन हाथ में लेके जरूर बैठिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रजातियों के आधार पर जो लोग हैं यहाँ पर डिवाइड थे और उसी के आधार पर यहाँ का जो शासन है वह चलाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, रेसेस, जो प्रजातियां हैं इनको बांटा गया था और इसी अनुसार इन्हें सुविधाएं जो हैं, जो फैसिलिटीज है वह प्रोवाइड की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जब ब्लैक पीपल्स की बात करते हैं जो कि यहाँ पर अश्वेत थे, यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, कई संघर्ष जो है जैसे अंग्रेज और आपने बोअर, कई युद्ध आप सुनेंगे ये साउथ अफ्रीका में ही हुए, वहाँ की जाति जनजातियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नॉन वाइट्स थे, ठीक है, अश्वेत जो नॉन वाइट्स थे, ये यहाँ के, याद रखना आपको, यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, यहाँ के ही ये रेसिडेंशियल लोग थे। अब आगे हम बात करेंगे श्वेत लोगों की, जो वाइट पीपल थे, नॉन वाइट, और ये क्या थे बच्चों, वाइट पीपल थे। ठीक है, और ये यहाँ पर सेटल होने के लिए आए थे, बसने के लिए आए थे, लेकिन ये यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। इनका जो परसेंटेज है लगभग 80 या 20% के आसपास था। ठीक है, ये 80%, अश्वेत जो है वह लगभग 20% लगभग, और बाकी जो कम्युनिटी थी 2-5% वह बाकी में डाल दो। लेकिन बच्चों आपको याद होगा कि इंडियंस भी यहाँ पर काफी थे।
तो यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो क्या करने गए थे, तो या तो ये श्रमिक बनाकर भेजे गए थे, याद कीजिए नील बागान में जो खेती या फिर चाय के जो बागान है उसमें जो कार्य कराया जाता था, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि श्रमिक बनाए जाते थे, श्रमिकों को भेजा जाता था, है ना, एक तरह से बंधुआ मजदूरी टाइप उनसे कराया जाता था। तो बच्चों यहाँ पर जो इंडियंस थे, ठीक है, या तो यहाँ पर ये क्या थे, श्रमिक थे, लेबरर्स थे, या फिर यहाँ पर ये व्यापारी ट्रेडर्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स भी थे। तो यहाँ पर ये 3 तरह के लोग थे और बच्चों जो फैसिलिटीज है वह इसी अकॉर्डिंगली ही इनमें डिवाइड की गई थी। फॉर एग्जाम्पल देखो कि रंगभेद कानून से शासित था दक्षिण अफ्रीका, गवर्न्ड बाय अपार्थाइड लॉ। गवर्न्ड बाय अपार्थाइड लॉ, ठीक है। एंड अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, रंगभेद। रंगभेद कानून के द्वारा जो है बच्चों ये शासित था, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अपार्थाइड का मतलब होता है जब आप प्रजातियों के रंग के आधार पर, कि ये श्वेत है, स्किन कलर के आधार पर, ये अश्वेत है, ये नॉन वाइट है, ये वाइट है, ये ब्राउन है, भारतीयों को ब्राउन कहा जाता है, ठीक है, ना ब्लैक ना व्हाइट, ब्राउन कहा जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ब्राउन ये किस उस पे कहते हैं। सो आगे देखो बच्चों कि जब हम यहाँ पर, अच्छा रंग भेद है ना, बेग लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मिटाने की भी हमारे पास सुविधा है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका रंग भेद हो गया, ठीक है। सो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, सो ये है आपका अपार्थाइड लॉ, प्रजातियों के रंग के आधार पर। तो यहाँ पर बच्चों जो ये नॉन वाइट लोग थे, ठीक है, आप देखना इनको कैसी कैसी फैसिलिटीज थी। सो जो नॉन वाइट लोग है, याद रखना, और बाकी जो प्रजातियां थी उन्हें आपस में नहीं मिलने दिया जाता था, ठीक है, आपस में उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया जाता था। नॉट अलाउ, किसी भी तरह से ये आपस में मिंगल नहीं हो सकते थे, संबंध नहीं बना सकते थे। सो नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, मिंगल विथ ईच अदर, ठीक है। एंड सेकेंड इज कि यहां पर देखो कॉमन फैसिलिटीज नहीं थी, कॉमन जो फैसिलिटीज है वो नहीं थी, जैसे कि लाइक हम हॉस्पिटल्स की बात कर लें, हम रोड की बात कर लें, हम स्कूल की बात कर लें, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं बच्चों, इवन बस स्टॉप तक, इवन बस स्टॉप तक बस्तियां भी अलग अलग थी। ब्लैक बस्ती, जो नॉन वाइट लोगों की टाउनशिप है वो अलग थी, व्हाइट मैन की जो टाउनशिप है वह अलग थी, ठीक है। और यहाँ पर अपराध एक तरह से घोषित कर दिया जाता था कि उसे एक जो पनिशेबल ऑफेंस है वह बना दिया गया था कि अगर कोई भी जो नॉन वाइट है वह वाइट लोगों के टाउन में आ जाता है, उनके शहर में आ जाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई थी। तो देखो ये साउथ अफ्रीका में चल रहा था। इसके आगे देखो कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनको कॉमन फैसिलिटीज नहीं थी, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्हें वोट का भी राइट नहीं था, है ना। जब हम वोट की बात करते हैं नॉन वाइट्स के, नॉन वाइट्स वर नॉट टू अलाउ वोट, वर नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। हिंदी में देखो मैं बताती जा रही हूँ, प्लीज लिखते जाना कि इन्हें आपस में अलग अलग जो प्रजातियां थी उन्हें आपस में संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। इनकी जो सुविधाएं हैं वो भी अलग अलग थी और एक दूसरे की सुविधाओं का जो इस्तेमाल है वह नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें जो वोट देने का राइट है ये भी नहीं था। और इसके अलावा एक बात और देखो कि जो बहुत अच्छी जमीन होती है ना, जो फर्टाइल लैंड हो, जिसमें काफी अच्छे से जो कृषि है, एग्रीकल्चर है वह किया जाए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बेस्ट यहाँ पर भूमि थी, लैंड थी बच्चों, ये वाइट्स के लिए क्या थी, रिजर्व थी, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया था। बाकी लोगों को जो भूमि दी जाती थी, जो लैंड जो है वह दी जाती थी बाकी कार्यों के लिए, वो सबसे ज्यादा जिसमें खराब क्वालिटी वाली जो भूमि है वो इनको अलॉट की जाती थी। इसके अलावा देखो कि जब हम ब्लैक टाउनशिप की बात करते हैं, अच्छा पहले ही मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अपार्थाइड लॉ का मतलब होता है कि आपने जो प्रजातियां हैं, रेसेस है, इसके आधार पर जो शासन व्यवस्था है वह किया, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि 1994 तक आते आते ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। और यहाँ पर जो ये 80%, आप खुद सोचिए कि 20% यहाँ पर वाइट हैं और 80% नॉन वाइट हैं, और ये यहाँ के मूल निवासी है, मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी इनको क्या था, अच्छे तरीके से जो फैसिलिटीज है वह नहीं दी जाती थी। इनके साथ भेदभाव की जो नीति है वो अपनाई गई थी। ठीक है, तो जब मैं साइड होती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सके। कुछ बच्चे बहुत मेहनती होंगे जो कि बाद में नोट्स बनाएंगे, है ना। चलिए, सो आप बाद में बना लीजिएगा बच्चों, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप समझ गए कि आखिर साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था। डेमोक्रेटिक कंट्री का एक अच्छा उदाहरण है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो विच इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो संविधान है दैट टाइम साउथ अफ्रीका का बना था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इक्वलिटी एंड जस्टिस आर मेंटेन्ड फॉर ऑल सिटीजन्स। अगर आप चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार रहे तो उसमें सभी के लिए समानता, सभी के लिए जो न्याय है, जस्टिस एंड जो इक्वलिटी है, ये सभी के लिए होनी चाहिए, सभी नागरिकों के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है। सम ऑफ द की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस दैट फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप देखेंगे कि अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें कि पार्टिसिपेशन के अलावा भी और ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जो कि सरकार को उसकी नीतियां, उसके पॉलिसी मेकिंग में प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि जब हम लोगों की बात करते हैं कि अगर एक ही कम्युनिटी में, एक ही सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं और उनके बीच में डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, उनके ट्रेडिशन अलग है, तो वो एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए तब क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा, है ना। तो बाद में गवर्नमेंट उसको संभाले, बाद में उसमें कर्फ्यू लगाए, इससे अच्छा पहले क्या है कि पहले ही ऐसे नियम बना लो कि उनके बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह बना रहे, और इसी का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो देखो, दीज एलिमेंट इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो बेसिकली पार्टिसिपेशन होना और रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान करना, समानता और न्याय, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों पार्टिसिपेशन आखिर क्या है। ठीक है, जो आपका भागीदारी है ये क्या है, इसे हम समझते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट हम समझेंगे भागीदारी। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिखूंगी, बाकी पॉइंट्स हम समझ लेंगे। सो सबसे पहले देखो कि जब हम भागीदारी की बात करेंगे, पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, है ना। अगर लोगों को डेमोक्रेसी में भाग लेने का अधिकार है, लोगों को डेमोक्रेसी में भाग लेने का अधिकार है, तब वे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो है वह वोटिंग करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, पार्टिसिपेशन का प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया या जो प्रोसेस है प्रक्रिया। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, इलेक्शन होगा। ठीक है, जो चुनाव है वह होगा। इलेक्शन में आप क्या करेंगे, वोट डालेंगे, और जो ये वोट है, जैसे कि लास्ट भी हमने देखा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसके आधार पर आपका जो वोट है वह दिया जाएगा। और वोट का सिस्टम ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, वह वेल्थी हो या फिर उसके पास धन ना हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी का जो है एक व्यक्ति का एक ही वोट मूल्य होगा, है ना। वन वोट एंड वन वैल्यू, वन वोट एंड वन वैल्यू। तो यहां पर इलेक्शन एंड वोट की हमने बात कर ली। अब आगे देखो कि जब हम वोटिंग इलेक्शन में हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो वोटिंग इन इलेक्शन, इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने क्या किया, जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नेता थे, जो हमारे प्रतिनिधि थे, जो कि हमने अप्रत्यक्ष रूप से चुने। ठीक है, जो हमारे प्रतिनिधि थे, इसको हमने चुन लिया। अब देखो, ये जो प्रतिनिधि हैं ये क्या करेंगे, ये हमारे इंटरेस्ट को आगे लेकर जाएंगे। ये क्या करेंगे कि जो भी हमारे हित होंगे, जो भी हमारे इश्यूज होंगे,
जो भी हमारे मुद्दे होंगे इनको आगे लेकर जाएंगे, चाहे ये मुद्दा हेल्थ का हो, चाहे ये मुद्दा आपकी शिक्षा का हो, इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, ये आगे लेकर जाएंगे, इन पर नीतियां बनाएंगे। अब ये सोचो आप कि अगर ऐसा क्या है कि इनको हो सकता है कि ये हमारे हित के बारे में ना सोचे, कोई बात नहीं, अगर नहीं सोचेंगे तो अगले साल कैसे आएंगे, जो भी हमारा। अब तो यहाँ से क्या बात हो गई कि पार्टिसिपेशन हो ये भी ज़रूरी है, लेकिन पार्टिसिपेशन के अलावा नियमित रूप से चुनाव होते रहे, रेगुलर जो इलेक्शन है वह होते रहे, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अगली विशेषता इसकी क्या है कि चूंकि जो गवर्नमेंट है वह एक फिक्स पीरियड के लिए आई है, हमारे यहाँ ये जो फिक्स पीरियड है वह क्या है, 5 ईयर्स है ना, लोकसभा एंड विधानसभा के लिए। तो ये टेन्योर जो है वह 5 ईयर है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे कंटिन्यू रहे, अगर जो लोग हैं वह आपको फिर से चुने, तो इसके लिए री इलेक्ट हो आप, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो इश्यूज है, इसको उठाने होंगे, इसको सॉल्व करने होंगे, तभी लोग आपको दोबारा चुनेंगे, वरना एक ही बार आप आएंगे, दूसरी बार आप नहीं आएंगे, है ना। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, शायद आप सभी समझ पाए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए, जो मैंने अब तक आपको समझाया, आई थिंक आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, विथ रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके बारे में असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पर ये कथन है और कारण है। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैंने फर्स्ट क्लास में कथन और कारण वाला, असर्शन एंड रीजन वाला एक क्वेश्चन रखा था, तो एक बच्चे ने पूछा था मैम ये करते कैसे हैं। अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऊपर जो लिखा हुआ है, जो आपका कथन है, अगर इस कथन का कारण है, ठीक है, तो पहले अगर कारण को आप पढ़ ले, और अगर इस कारण से आपका कथन सॉल्व हो रहा है या जुड़ा है, देन आपका आंसर क्या होगा कि दोनों जो है वह सही है और सही व्याख्या है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आपको ये लगे कि ये सेपरेट है, अलग अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, और लेकिन दोनों सही हैं, तब आंसर आपका होगा कि बोथ जो है वह क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वह इसको एक्सप्लेन नहीं करता, कथन की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता ही होगा कि एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर बच्चों कथन लिखा हुआ है, ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर, ठीक है। जो हम सरकारों की बात करते हैं ये एक नियमित समय के लिए होती है, और भारत के संदर्भ में ये जो समय है वह क्या है, 5 ईयर है, ठीक है। रीजन लिखा है, इट इज थ्रू रेगुलर इलेक्शन पीपल सेंसर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक सेंसर, एक नियंत्रक का काम करते हैं ये रेगुलर जो आपके इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो क्या रेगुलर इलेक्शन गवर्नमेंट पर सेंसर कर रहे हैं, और सभी जो सरकारें एक फिक्स पीरियड के लिए आती हैं जो कि 5 ईयर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या दोनों आपस में जुड़े हैं? तो इसका देखो आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, कि दोनों सही है और एक दूसरे से अंतर संबंधित भी है, कारण जो है वह इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जब नियमित चुनाव होंगे तो सरकार पर नियंत्रण बना रहेगा, ठीक है, एक फिक्स पीरियड हो गया, और यहाँ पर पीपल सेंसर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर जो चुनाव है वह नियमित हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्शन है बच्चों ये रेगुलर अगर हो रहे हैं, तब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पर जो नियंत्रण है वो बना रहेगा। सो दोनों चीजें सही हो गई और इसकी व्याख्या भी हो गई, ठीक है। कंट्रोल बना हुआ है, पता है कि भाई लोग जो है वह आप चुनेंगे नहीं, चाहे हम कितना भी कर ले। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे जैसे चुनाव आते हैं, लोक लुभावन जो नीतियां है, जो ऐसी नीतियां जिससे आपको और ज्यादा वोट मिल सकता है, आपको और ज्यादा कवरेज मिल सकता है, आप ऐसे इश्यूज को उठाते हैं। आप उन इश्यूज को नहीं उठाते हो जिसकी हमें जरूरत हो, जिसकी वाकई हमें जरूरत हो। एजुकेशन का मुद्दा नहीं उठाएंगे आप, मुद्दा हो सकता है कोई कम्युनिटी बेस्ड उठा ले, कोई रिलीजन बेस्ड जो मुद्दा है उसको ज्यादा उठा ले, क्योंकि आपको जो है उस पर्टिकुलर जो वोट बैंक है वो आपको चाहिए, एक कम्युनिटी के वोट आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर क्या है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए आएगी और लोग जो है इस पर अपनी निगरानी के रूप में इलेक्शन जो है इसको काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखो कि अगर जो पार्टिसिपेशन है, या तो इन तरीकों से हो गया, या तो बच्चों जो पार्टिसिपेशन है हमने ऐसे कर लिया, वोट दे दिया, और अगला तरीका कि अगर मान लो सभी को मौका नहीं मिल पाया वोट करने का, तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो बाकी लोगों के पास भी काम है भाई करने को, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं है करने को। तो ये क्या करेंगे बच्चों, अदर वे हो सकता है कि इन्होंने रैलीज निकालनी शुरू कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए रैलीज निकालनी शुरू कर दी, जुलूस निकालना शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्होंने हस्ताक्षर अभियान यानी जो सिग्नेचर कैंपेन है,
ठीक है, सिग्नेचर जो कैंपेन है ये करना शुरू कर दिया। तो आपके पास और भी तरीके हैं, ये क्या हो गए, वोट के अलावा अदर में। तो अगर मैं आपसे ये कहूं या आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐसा सेंटेंस मिल जाए कि चुनाव ही, केवल वोट ही एकमात्र तरीका है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भाग ले सकते हैं, तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आप वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं, आप रैली में जाओ ना, किसने रोका है, प्रोटेस्ट करो ना, सिग्नेचर करो। अब यहाँ पर देखो एक प्रेशर ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वह क्रिएट होता है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर जो दबाव समूह था उसने अपने लिए बार बार जो कैंपेन है वो सब करके सरकार से अपने फेवर में जो नीतियां हैं वह बनवा ली। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं वर्तमान में वह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा पुराना उदाहरण एग्जाम्पल नहीं हुआ है, तो अगर हम कृषि कानून की बात करें, जो एग्रीकल्चर लॉ जो पिछले ही साल आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे और उसको निरस्त भी कर दिया, उसको हटा दिया गया है ना, वो क्या था, वो प्रेशर ग्रुप्स का काम नहीं था। आप देखेंगे कि भाई दिल्ली पर चढ़ाई हो जाती है और उसमें इवन बहुत ज्यादा जो विवाद है वह बन गया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा उस न्यूज को। तो यहां पर क्या है बच्चों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आजकल की जो नीतियां है वह सरकार केवल नहीं बना रही है, इवन जो प्रेशर ग्रुप से जो लोग हैं वो प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट पर अपनी नीतियों को बनवाने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि एक जीवंत लोकतंत्र जो है वह वही हो सकता है जहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है, इस तरह के कैंपेन जो है वह होते रहे। बिकॉज ऑफ इससे ये पता चलता है कि वहां के जो पीपल्स है, वहां के जो लोग हैं वह अवेयर है, अपने अधिकारों को लेकर अवेयर है, वह गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए जो है वह अवेयर है। तो यहाँ पर क्या है, एक डेमोक्रेसी में बच्चों, एक डेमोक्रेसी में अगर कैंपेन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज हो रही है, तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट है वह अवेयर होगी, लोगों के जो इंटरेस्ट है वह उसको पता चलेंगे। जैसे कि आप लोकपाल अन्ना हजारे वाला जो कैंपेन है वह याद कर लीजिए। ठीक है, कितना जो आप देखेंगे कि मेन जो आपका न्यूज़पेपर है, मेन न्यूज़पेपर पर मेन उसका जो फ्रंट पेज है उस पर काफी समय तक आता रहा। तो ये सब क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया भाई कि चलो लोकपाल बिल जो है अब इसकी बहुत जरूरत है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। तो इस तरह के जब आप एग्जाम्पल्स बच्चों देखते हैं तब आपको पता चलता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो रैलीज है, ये जो कैंपेन है, ये गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर नीति को, किसी पर्टिकुलर लॉ को या तो रिफॉर्म करने के लिए या फिर बदलने के लिए काफी प्रेशर करते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों पार्टिसिपेशन। अब देखिए, इसको मैंने नोट्स के रूप में आपको दिया हुआ है इंग्लिश में। हिंदी वालों को एक शिकायत है कि मैम हिंदी में नोट्स नहीं दे रही है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है बच्चों ये भी दूर हो जाएगी। बिकॉज ऑफ इसी फाइल में लास्ट में हम हिंदी का जो नोट्स है वो भी ऐड कर देंगे। समझाने की भाषा मेरी बाइलिंगुअल रहेगी, तो आपकी नोट्स की प्रॉब्लम दूर, कि मैम हिंदी में नहीं लिख रही, तो आपको जो और बाकी मैं केवल जो कीवर्ड लिख रही हूँ बच्चों उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, है ना। चलो, तो पार्टिसिपेशन हमने देख लिया। अब पढ़ आप सभी खुद लेना कि भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन डेमोक्रेसी। समाज के सभी वर्ग भारतीय लोकतंत्र में भाग लेने में सक्षम है। सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल आर रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ले डाउन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्षों का समाधान भारतीय संविधान में निर्धारित कानूनों के अनुसार किया जाता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इनसेपरेबल। लोकतांत्रिक सरकार में समानता और न्याय अविभाज्य है। अविभाज्य दैट मीन्स इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, है ना। इनसेपरेबल का क्या मतलब है बच्चों, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, आपको लगता है कि हर एक सेक्शन जो है वह वोट करता है, तो क्या वो केवल वोट ही एकमात्र, सभी वर्ग भारतीय लोकतंत्र भाग लेने में सक्षम है? सभी सक्षम है, या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सक्षम नहीं है, है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। देन सेकंड इज कि जो भी विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष का समाधान है वे संविधान में निर्धारित कानूनों के अनुसार किया जाता है। डेफिनेटली। तो बेसिकली बच्चों, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था क्या संविधान होता क्या है, संविधान का मतलब क्या है, तब हमने जाना था कि संविधान में सोसाइटी के लिए ऐसे बेसिक, ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको मेंशन किया जाता है, जिससे उस सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं वह एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन उनके बीच में हो, वो साथ में एक साथ जो है वह रह सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सो सेकंड इज राइट। थर्ड देखो, इक्वलिटी एंड जस्टिस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इनसेपरेबल। अगर हम समानता और न्याय की बात करें, ये अविभाज्य है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
सही तो लिखा है ना, सही लिखा है। सो बेसिकली बच्चों इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी एक समुदाय है जो अगर भाग नहीं ले पाता, अगर हम कुछ ऐसे कम्युनिटीज की बात कर ले, सेक्शंस की बात कर ले जो कि मुख्य धारा में नहीं है, कुछ ऐसे हम ट्राइब्स की बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए और भी तरीके हैं, प्रोटेस्ट है, बाकी सब चीजें, वहां से ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। सो चलो आगे देखो, इलेक्शन का मतलब क्या है, चुनाव का मतलब क्या है। अब अगर इलेक्शन पे मैं आपसे कहूँ आप 30 वर्ड लिखो, तो सबसे पहली लाइन तो आपकी ये होनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कहती है, उसका एक मेन पिलर है इलेक्शन। इलेक्शन नहीं होंगे मतलब लोकतंत्र ही नहीं है। अगर चुनाव को रोक दिया जाए ना, तो आपके लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र की परिभाषा ही खत्म हो गई फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्शन का मतलब क्या है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन on behalf of the people and the government is elected for a period of 5 years in India। तो इलेक्शन में क्या होगा कि हम अपने, चूंकि हम खुद जाकर अपने लिए लॉ मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हमने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह चुन लिए इलेक्शन के द्वारा, और फिर आगे जाकर क्या हुआ कि वही जो है हमारे लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, वही हमारे लिए जो डिसीजन है लेंगे। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, नेक्स्ट है कि सोशल मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि हम सोशल मूवमेंट की बात करें, जैसे कि हम इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अगर जो लोग हैं वोट के माध्यम से आगे नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तब ये क्या करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, ये आंदोलन करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे बच्चों, आंदोलन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि जो रैलीज है, कैंपेन है, जैसे कि अगर हम एक्टिविस्ट ऑफ भारतीय किसान यूनियन स्टेज की बात कर लें, डेमोन्स्ट्रेशन एट द मिनी सेक्रेटरिएट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पावर ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग द पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट के द्वारा एक जो बिजली के बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके चार्जेस हाई कर दिए जाते हैं, तब किसानों के द्वारा जो आंदोलन है वह किया गया, रैलीज निकाली गई, जुलूस प्रदर्शन किया गया, उसके बाद गवर्नमेंट को जो रेट है वह पूरा नहीं करने पड़े। तो यहाँ पर अब देखो, अब इंटरलिंक करो कि लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत टाइप हो सकते हैं, हमने राजतंत्र मोनार्की की भी बात की थी, डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी की भी बात की थी। तो चूंकि डेमोक्रेसी में लोगों ने चुना है तो आप अकाउंटेबल हो, लेकिन मोनार्की की जब हम बात करेंगे तो एक राजा या रानी का अगर शासन है वो अकाउंटेबल नहीं है। तो अगर आप अकाउंटेबल हो तो आप दो बातें करोगे, क्या, पुराना रिवीजन जरूर करते रहो। देखिए मैं आपको बच्चों एक टास्क दूंगी कि जब भी आप मेरी आने वाली क्लास में आए तो पिछली क्लास का जस्ट एक बार आप जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार रफ तरीके से पलट के जरूर देख ले, क्योंकि यही एक तरीका हो सकता है कि आप जो पुराना है वो भी साथ लेके आगे इंटरलिंक करके पढ़ सकते। सेपरेट कुछ भी नहीं है, हर चीजें इंटरलिंक है, सब बातें इंटरलिंक है, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता रही थी कि जब कल हमने एक डेमोक्रेसी की बात की थी, तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल होगी गवर्नमेंट किसके लिए, अपने निर्णयों को एक्सप्लेन भी करेगी, और अगर उसने कोई ऐसे निर्णय ले लिए हैं तो उसका आधार बताकर खुद को डिफेंड भी करेगी। लेकिन जब हम एक राजतंत्र की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, तो इसमें ये दोनों ही बातें नहीं होंगी। एक राजा ने अगर सूली पर चढ़ा दिया, फिर आपको मृत्युदंड का आदेश दे दिया, तो उसके बाद ना तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है और ना ही वो खुद को डिफेंड कर रहा है, बिकॉज ऑफ उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट कोड फ्रॉम विथ फॉलोइंग रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो 4 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। मेन फीचर यही है डेमोक्रेसी का कि लोगों के पास नेताओं को चुनने की शक्ति है। डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, है ना। लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा शासित है। थर्ड इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर यूजली रेफर्ड एट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, या फिर क्या लगता है आपको, आधे लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बातें जो है वह सही है, ठीक है। सारी चीजें समझा चुकी हूं तो अब उसका दोहराव रिवीजन नहीं करते हैं, आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें बात करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस की। अच्छा, इक्वालिटी एंड जस्टिस के पहले हम विवादों के समाधान की बात करेंगे, ठीक है, कि अगर हम माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करें या फिर हम रोल ऑफ द गवर्नमेंट देखें, तो आखिर गवर्नमेंट के क्या क्या
जो कार्य है वह हो सकते हैं, और इस पे हमने देखा पार्टिसिपेशन की बात हो गई है ना। तो सेकंड हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। नीड टू कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, ठीक है, विवाद समाधान। विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कीवर्ड है। सो आगे देखो कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रीजन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विवाद हो रहा है इसका रीजन क्या है, आपने एक तरफ बता दिया कि नहीं भाई विवाद हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, रीजन भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो रीजन हम देखो पहले भी बात कर चुके हैं कि चूंकि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, ठीक है, और साथ ही उनका जो रिलीजन है वो अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, रिलीजन अलग है, उनका इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वह अलग है, इकोनॉमिक उनका जो बैकग्राउंड है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, ये भी अलग अलग है। और अगर आपको लगता है कि अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर एंड बाकी लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं, तो रहे भी, लेकिन विवाद तो इनमें होना तय है ना। विवाद तो एक घर में जब 4 लोग होते हैं तब भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब अरबों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, तो इनके बीच में विवाद नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन एक गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे पहले ही रूल्स तय कर दे कि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो, एक मिनिमम हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, विवाद पहले ही सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको याद रखना है कि चूंकि एक कम्युनिटी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेगी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनके बीच में जो है वह प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर जो है बच्चों वह कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और इससे क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हिंसात्मक तरीका अपना सकते हैं। आप सुनते होंगे न्यूज में, है ना, बहुत आम न्यूज है कि भारत में एक छोटा सा कोई ट्वीट कर देता है या फिर छोटा सा एक कमेंट आ जाता है, एक वीडियो आ जाता है, और उस वीडियो के बेस पर आप देखेंगे कि 2 कम्युनिटी जो है वह आपस में लड़ जाएंगे, 2 गुटों में लड़ाई हो जाना, झड़प हो जाना, ठीक है। तो इस तरह आपने काफी जो लड़ाइयां हैं और चीजें हैं वह सुनते रहते हैं आप आए दिन। तो बच्चों अगर इस तरह के जो कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है और ये आपस में ही सॉल्व करने लग जाए, मान लो, है ना, आपस में सॉल्व करेंगे तब हो सकता है कि ये जो है वह एक वायलेंट तरीका अपना लें, ठीक है। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस। अब अगर एक हिंसात्मक तरीका अपनाया गया तो आपको भी पता है इसके बाद क्या होगा, सोसाइटी में क्या सुरक्षा की भावना आएगी, लोगों के बीच में एक डर का माहौल बनेगा, है ना, एक फियर का जो माहौल है, फियर का जो माहौल है ये बनेगा, एक अनसेफ्टी जो है लोगों को लगेगी। इससे क्या होगा, सोसाइटी में टेंशन क्रिएट होगी। तो एट द लास्ट अब तो गवर्नमेंट को यहाँ पे आना ही पड़ेगा ना। अब तो इस हिंसा, ये जो टेंशन समाज में हुई है, ये जो यहाँ पर फियर, एक डर पैदा हो गया, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को तो प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि पहले ही सुलझा लो। तो यहाँ पर बच्चों गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है। इस तरह के जो भी विवाद है उसके लिए गवर्नमेंट क्या है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, विवादों के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर रिजॉल्व के लिए, तो इनको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखो बहुत ही आपको मैं एक उदाहरण देती हूं जो कि हमारा किससे है। आपने धार्मिक जुलूस सुने हैं, ठीक है। अगर हम रिलीजियस प्रोग्राम की बात कर लें, रिलीजियस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि अगर 2 कम्युनिटी के लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जब कभी केस स्टडी सॉल्व करते हैं पेपर 4 में, तो आपके पास एक बड़ा ही मतलब एक फंसाने वाला कि आप सोच नहीं पाओगे कि आखिर अब करें तो क्या करें। केस में मान लीजिए आपके पास 2 कम्युनिटी के जो अलग अलग नेता है वह आते हैं और आपसे कहते हैं कि उन्हें एक ही सड़क से जो है अपना जो धार्मिक जुलूस है वो निकालना है। आप किसे परमिशन दोगे, किसे परमिशन नहीं दोगे, है ना, और क्यों दोगे, क्यों नहीं दोगे। और अगर रास्ता बदलने की बात आप कहेंगे नहीं, आप ए रास्ते से जाइए, आप बी रास्ते से जाइए, ताकि दोनों इतने दूर रहे कि अगर उनकी आवाज भी एक दूसरे तक पहुंची तब भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तब भी वो आपस में लड़ ना पाए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, रिलीजियस प्रोग्राम में आप इस तरह की काफी विवाद जो है वह सुनते होंगे और उनको सुलझाने का जो तरीका है ऑन द स्पॉट वह वायलेंट तरीका ही होता है, वह हिंसात्मक तरीका ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स ने बच्चों कहा था कि जो धर्म है, ठीक है, जो धर्म है वह जनता के लिए अफीम है। हीगल का एक
कोट था उसको आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्या है, जो धर्म है, ठीक है, जो रिलीजियस है, रिलीजियस इज ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। साथ ही इन्होंने ये कहा था धर्म की आलोचना करते हुए कि जो एक ह्यूमन है, जो एक मनुष्य है, वही दूसरे मनुष्य के लिए महामानव है या गॉड है, ऐसा इनका मानना था। तो जब आपको कभी धर्म के आधार पर लिखना हो या विवाद समाधान लिखना हो तो ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कार्ल मार्क्स का ये जो कोट है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेंस आंसर राइटिंग में स्पेशली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब देखो अगला हम देखते हैं कि केवल धर्म नहीं, ठीक है, केवल कम्युनिटी के जो डिस्क्रिमिनेशन है या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा जो नदियां हैं, जो रिवर्स है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बहुत जो है डिस्क्राइब नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि जो नदियां हैं यह भी एक सोर्स है कन्फ्लिक्ट का विभिन्न स्टेट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कावेरी नदी की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कावेरी जल विवाद की बात कर ले, वाटर डिस्प्यूट की, तो मुख्य रूप से वैसे तो ये कर्नाटका, केरल, ठीक है, तमिलनाडु एंड पांडिचेरी 4 राज्यों के बीच में जब आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो आपको 4 राज्य मिलेंगे। बट बच्चों एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम है ना जिनके बीच में विवाद है वो आप देखेंगे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो बेसिकली देखो तमिलनाडु पर बना हुआ है मेट्टूर बांध एंड कर्नाटका पर बना हुआ है कृष्णा बांध, ठीक है। तो चूंकि कर्नाटका का जो डैम है बच्चों ये ऊंचाई पर है, अप स्ट्रीम पर है, और तमिलनाडु का जो मेट्टूर डैम है ये डाउन स्ट्रीम पर है। तो बेसिकली झगड़ा कब शुरू हुआ आप जानते हैं? जब कर्नाटक ने तमिलनाडु की परमिशन लिए बिना अपने यहाँ 4 डैम और बना लिए, पानी का जो बहाव है, जो वाटर है, उसको मोड़ना शुरू कर दिया, टर्न करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो तमिलनाडु से जो विवाद है वह शुरू हुआ। क्योंकि देखो कर्नाटका के जो डैम है वहां से पानी तभी आता था तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में जब यहाँ से छोड़ा जाता था। अब इन्होंने अंदर ही अंदर जो है वह और जलाशय बनाना शुरू कर दिया और जो डैम है वह बांधना शुरू कर दिया, और यहाँ से जो विवाद है वह हो गए, ठीक है, वहां से जो डिस्प्यूट है वह शुरू हो गया। क्लियर? आपको याद रखना है कि यहाँ पर कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति की वजह से 4 डैम बनाए थे, और 1956 का एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलो आगे चलते हैं अब हम, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी की एंड जस्टिस की। देखो कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम बहुत डीप पढ़ाई है। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हम अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 में जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि कुछ करंट अफेयर एंड कुछ हम क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन जब आप 9-10 की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तब आपको बहुत डीप लगने वाला है, ठीक है। तब आपको क्या करें, आप सभी देर सोचोगे कि इतना ज़्यादा हम याद कैसे करेंगे। तो अभी चूंकि स्टैंडर्ड आपका 6 वाला है तो बहुत ज़्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखो, इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। आपको एक पिक दिख रही है क्या? इसमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, मैच चल रहा है, और यहाँ पर देखो 3 लोग हैं जिनकी डिफरेंट हाइट है, लेकिन इन तीनों को खड़े होने के लिए एक ही जो चेयर है वह दिया गया, ठीक है, एक ही जो चेयर का साइज है वह दिया गया। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप न्याय कहेंगे या फिर इसे आप इक्वालिटी कहेंगे? आप कहेंगे कि शायद ये समानता है, इसे हम इक्वालिटी में डाल दें, समानता में डाल दें कि आपने सभी के साथ समान व्यवहार कर दिया। अब ये बताओ, क्या इस समाज में कुछ लोग बहुत पीछे भी है? मान लो यहां से अगर रेस शुरू हो रही है, ठीक है, यहां से रेस शुरू हो रही है, तो कुछ लोग ही यहाँ है, बाकी लोग तो यहाँ हैं, तो पहले इन लोगों को यहां तो ले आओ, तब तो जाके आप आगे जस्टिस करोगे। तो यहां पर बच्चों आप इस वाले पिक में देखो, ये एक उदाहरण है आपका जस्टिस का। न्याय क्या होता है कि देखो इसकी हाइट बड़ी थी, बिना स्टूल के भी देख पा रहा था, तो आपने इसको स्टूल नहीं दिया। जिसकी हाइट इससे छोटी थी उसके लिए 1, और जिसकी हाइट सबसे छोटी थी उसे 2 स्टूल दिए। तो बेसिकली ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे कि जो समाज है इसमें आपने इक्वलिटी को फॉलो नहीं किया, जिसकी जैसी जरूरतें थी आपने उसको उसी हिसाब से स्टूल जो है वह दिए, आपने उसको उसी हिसाब से रिसोर्सेज दिए। और रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही, ठीक है। तो आपको देखो कितनी खूबसूरती से एनसीईआरटी में पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया, आगे हम रिजर्वेशन पर पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके जो भी एस्पेक्ट्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब आप सभी लोगों को शुरू करने के लिए एक ही लाइन देने वाले हैं, जबकि
आप डजंट मैटर कि भाई उसकी हाइट क्या है, एक ही लाइन आप देने वाले हैं, जो उनकी फिनिश लाइन जो है भले इनके लिए अवेलेबल ना हो। तो ये एक तरीके से जस्टिस नहीं होगा, ये इनजस्टिस है भाई। जस्टिस क्या है कि जिसको जैसी जरूरत थी आपने उसे उसी अकॉर्डिंगली किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्याय। तो यहाँ पर द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। और बच्चों क्या अगर हम ये कहें कि समानता और न्याय जो है इसको अलग अलग कर दो, समानता एक अलग चीज है, न्याय एक अलग चीज है, नो, ऐसा नहीं है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आपको याद रखना है, ये इनसेपरेबल है, ये अविभाज्य है, एक को दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। और यही एक कारण है, जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो आप राइट टू फ्रीडम बाद में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी पहले पढ़ते हैं। क्योंकि अगर इक्वलिटी नहीं होगी, अगर समाज में कोई एक कम्युनिटी ऐसी है जो दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, अपना वर्चस्व बना ले, तब क्या है, फ्रीडम इस केस में नहीं रह जाता है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है, द माइनॉरिटी कम्युनिटी वर डिनाई ऑफ मैनी फैसिलिटी। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो कि एक अल्पसंख्यक को नहीं मिल पा रही है। अगर जो कि अल्पसंख्यक एंड बहुसंख्यक का आप कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो देखो, जो मेजोरिटी है उसको जितनी फैसिलिटीज मिल रही है, माइनॉरिटीज को भी उतनी फैसिलिटीज जो है वह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यही आपका इक्वलिटी है और आपका जस्टिस होगा, और इन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता कि आप सोचो कि नहीं हम समानता दे रहे हैं ना सबको, समानता नहीं, न्याय। और ये जो समानता और न्याय है, इन दोनों को हमेशा साथ में ही पढ़ा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड जस्टिस कैन बी अचीव ओनली इफ पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि हम अगर ये सोचे कि आपने केवल सभी को समानता दे दी और इससे आपने अचीव कर लिया जस्टिस को, वो गलत होगा। और इसीलिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आगे हम अंबेडकर का एक कोट पढ़ने वाले हैं, एक वाक्य जिसमें ये कहा गया था कि आफ्टर फ्रीडम, ठीक है, हम स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी राह पर जा रहे हैं जहां पर हमें राजनीतिक समानता तो है, हमें पॉलिटिकल जो हम इक्वल तो हो गए, लेकिन हम सोशली इक्वल नहीं हो पाए। हमारे पास जो सोसाइटी है अभी भी अनइक्वल है, अभी भी कास्ट सिस्टम है, अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिसके पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि बाकी मेजोरिटी के पास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका वो लेवल नहीं है, उसकी वो एजुकेशन नहीं है, उसका वो बैकग्राउंड नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये कहा जा रहा और ये इनके द्वारा महसूस किया गया कि अगर हम चाहते हैं कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो, तो उसके लिए क्या है कि समानता और न्याय इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो समानता है, केवल आप अगर ये कह दो कि सभी को जो है वो वोटिंग राइट हमने दिया तो है, हर व्यक्ति का वोटिंग राइट है, एक व्यक्ति का एक वोट का एक ही मूल्य है, तो यहाँ पर क्या ये इक्वालिटी हो गई? क्या ये सही अर्थों में जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ कुछ लोग बहुत पीछे थे, केवल वोटिंग राइट्स होने सब कुछ नहीं मिलेगा ना, उनका कोई बैकग्राउंड सुधरा जा रहा है एजुकेशनल या सोशली, है ना, उनका एजुकेशनल, उनका शैक्षिक और सामाजिक जो बैकग्राउंड है वो नहीं सुधर रहा केवल उनको वोटिंग राइट देने से। तो यहाँ पर ये जो कोट है आपको मेंस में भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आपको इक्वलिटी पर लिखना है, आपको जस्टिस पर लिखना है बच्चों, तब आप डॉक्टर अंबेडकर का ये जो कोट है कि हम एक ऐसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें राजनीतिक समानता तो मिली, लेकिन हम सामाजिक समानता से काफी दूर हो गए। और ये मेंस का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि गांधी जी के द्वारा, गांधी और अंबेडकर के द्वारा जो स्वतंत्रता की एक शुरुआत की गई थी कि गांधी जी ने कहा कि पहले स्वतंत्रता, फिर हमारे आपस के मुद्दे हैं, ये सब हम आपस में सुलझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, पहले जो है वह हम, इसलिए आप देखेंगे कि बीच में 1909 1919 के बाद कैसे जो अलग से निर्वाचक मंडल बनने लगे थे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट 1935 में कैसे अलग से जो व्यवस्थाएं वोटिंग की वो की गई थी। तो यहाँ पर अंबेडकर चाहते थे कि पहले जो ये सोशल इशू है ना, जो दलित इशू है, पहले जो कास्ट इशू है, पहले ये सॉल्व हो, फिर हम स्वतंत्र हो। वही गांधी जी का क्या मानना था कि पहले हम स्वतंत्र हो, ये हमारे घर का मुद्दा, हम बाद में देखेंगे। तो जब आप हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीजें काफी विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की हमने बात कर ली, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह से गवर्न किया जाता, वाइट नॉन वाइट, और किस तरह से इनको फैसिलिटीज थी, ये हमारी सारी बात हो गई। नेल्सन मंडेला की हमने बात कर ली। अब देखो एक मेंस का क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम केवल क्वेश्चन मत दो, थोड़ा सा एक बार लिखने भी बता दो कि आखिर हम इसमें लिखे क्या। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने आपको 100 वर्ड्स जो है वह लिखने के लिए दिए, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है,
ठीक है, मेंस का क्वेश्चन अपनी भाषा में लिखेंगे और जैसे आप सभी कमेंट कर रहे हैं वैसे ही कमेंट कीजिए। कुछ बच्चों के सेलेक्टिव कमेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, आज शेयर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। व्हाट आर द वेरियस वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सरकार की प्रक्रिया की बात करें, अगर हम सरकार की बात करें तो लोगों की जो भागीदारी है वह किन किन मेथड से हो सकती है। तो बेसिकली इसके बारे में आपको सीधी सीधी 4 बातें लिख देना है, 5 बातें, जो भी आपको 4-5 पॉइंट आ रहा है। हाँ, शुरुआत आप यहाँ पे जरूर करें कि चूंकि देखो शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं कि चूंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे इसका मतलब ही है कि लोगों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट को चुनना है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन कर रहे हैं, वोट हो रहा है, देन हम अब इलेक्टेड कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया, पीपल पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग और चूजिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय वोटिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव हु फर्दर प्रोसीड विद द इंफॉर्मेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आगे जाकर सरकार जिनसे बन रही है वो लोग हम ही चुन रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन करो, ठीक है, हम एक अथॉरिटी उनको दे रहे हैं। यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सरकार को शक्ति किसने दी है, हम भारत के लोग। पहला सेंटेंस कितने बच्चों ने याद कर लिया? अच्छा, होमवर्क भी मैंने काफी दिया था। आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रस्तावना को बिल्कुल एज अ वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया होगा, प्लीज कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, ठीक है। सेकंड क्या है, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस बाय अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग स्पेसिफाई लॉ एंड चैलेंजिंग देम देयर कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लोग क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई नीति बनाई गई, कोई लॉ बनाया गया, तो हो सकता है कि हम उससे सहमत हो सकता है हम उससे सहमत ना भी हो, है ना। तो दोनों हमें दोनों चीजों का अधिकार है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही गलत नियम बन गया है, तब हम कोर्ट में जाएंगे क्लेम करने, क्योंकि फाइनली जो कोर्ट है वह क्या करेगा, उस लॉ को जस्टिफाई करने का अधिकार, उस लॉ को उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है वह कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है, पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यू इन रिलेशन टू द डिफरेंट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड और भी कई तरीके हो सकते हैं। साथ ही देखो कि वह ऑर्गेनाइज संगठित हो सकते हैं, सोशल मूवमेंट कर सकते हैं, स्ट्राइक कैंपेन रैलीज, है ना, गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें उनके डिसीजन बदलने के लिए जो है वह बाध्य कर सकते हैं। तो ये सारे काम हो गए। नेक्स्ट है, लास्टली पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय एंड हेल्पिंग टू इम्प्लीमेंट इट कोर्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोग जो है, एक अन्य भी तरीका है कि आप सरकार में शामिल हो गए और फिर जो है आपने उन नीतियों को बदलने की शुरुआत की। क्लियर है? तो आज बेसिकली हमने देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप देखेंगे कि एकदम बेसिक कि आपसे एक पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका डेफिनेशन पूछ लिया, और ये जो ट्रेंड है 4-5 ईयर में काफी देखा जा रहा है। बेसिकली इस चैप्टर में आपके लिए यहाँ पर 6 मेन वर्ड जो है वह हमने जाने। फर्स्ट, अपार्थाइड, रंगभेद। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिस और रेस प्रजातियों के अलग अलग कलर के आधार पर आप शासन की व्यवस्था कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, रंगभेद। ठीक है, रेस का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, प्रतिनिधि का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन भागीदारी का मतलब क्या है। तो देखो भागीदारी हमने समझ तो ली, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भागीदारी को आप 10 वर्ड में 10 वर्ड में केवल डिफाइन करें, ये मुश्किल बात होती है। जब हमें बहुत सारा बोलना हो ना बच्चों तो वो आसान होता है, लेकिन जब हमें एकदम सेलेक्टिव बात करनी कि आपके केवल 10 वर्ड है, केवल आपके पास 20 या 30 वर्ड्स है, तब प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए आपको ये कीवर्ड चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? तो ये यहाँ पर हमने इस चैप्टर में समझा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक मेंस का जो टॉपिक है वो मैंने आपको लिखने के लिए दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर देखो बच्चों, दो जो सेंटेंस है वे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द बेसिक रूल्स ऑफ और लॉ दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। भारतीय संविधान उन बुनियादी नियमों या कानूनों को निर्धारित करेगा जिनका पालन सभी को करना है। दिस लॉ आर फॉर पीपल नॉट फॉर गवर्नमेंट। केवल ये लोगों के लिए, सरकार के लिए नहीं है, केवल जनता के लिए है। इनकरेक्ट क्या है? क्या हम फर्स्ट को सही मान सकते हैं? डेफिनेटली, है ना। तो उन बुनियादी नियमों का, चूंकि एक सोसाइटी में डिफरेंट जब कम्युनिटीज के लोग होते हैं और शासन को हमें चलाना होता है, रन करना होता है गवर्नमेंट को, हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक बना लेते हैं। हो सकता है रिटन फॉर्म में हो सकता है अनरिटन फॉर्म में हो, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज है उन्होंने इसे रिटन फॉर्म में बनाया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों केवल जनता नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए है। चूंकि इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब बारी आती है आपके मेंस के क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है
100 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। देखते हैं। सो जिस स्टूडेंट का आंसर सबसे अच्छा होगा उसका ही आंसर 2-3 बच्चों के रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा आंसर लिख देते हैं कि उनका भी दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। और जिन बच्चों का पहले दिखा चुकी हो क्वेश्चन आंसर, उनका नहीं लूँगी, ध्यान रखना, लेकिन आपको भी लिखना है, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी सीखें। सो मेंस का एक टॉपिक दिया है मैंने आपको, समानता पूर्व शर्त है जो सभी को न्याय सुनिश्चित करती है। समानता क्या है? पूर्व शर्त है जो सभी को न्याय सुनिश्चित करती है। इक्वलिटी इज प्री कंडीशन दैट इंश्योर जस्टिस टू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चों 100 वर्ड में जो है इसे लिखना है। कितने बच्चे लिख लेंगे? चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने बात की, कुछ MCQ सॉल्व किए, ठीक है, पार्टिसिपेशन क्या है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे, और हमने दक्षिण अफ्रीका जो है उसके बारे में सारी बात की कि भाई कहाँ से कैसी जो कहानी है वह शुरू हुई, और साउथ अफ्रीका की बात जो है हमने इसलिए की क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और जिस प्रक्रिया से इसने फ्रीडम जो है वह मिली, और इसका जो स्टेटस है, कैसे पहले रिपब्लिक हुआ था, ठीक है, कैसे पहले इसका जो 1910 में 1910 की बात करेंगे फ्रीडम मिली, 61 में रिपब्लिक हुआ, और बाद में ये कब 1994 में डेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है। बाकी हमने पार्टिसिपेशन को देखा, और बाकी काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वे हमने समझे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन आपके जो भी कमेंट्स हैं फ्रेंड्स आप ज़रूर कीजिएगा, हमारी टीम उसको कंसीडर करेगी। साथ ही जो भी बच्चे UPSC वाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।